सो हे गाइस, आज लास्ट पार्ट है डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का। काफ़ी डाइवर्स चैप्टर था ये, ठीक है, बट स्टिल वी गोना डू इट एनीवेज। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा। इफ़ यू वांट, मतलब चलो छोड़ो, हम लास्ट के टाइम में वो करेंगे डिस्कस। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सबसे पहला एनेलिडा। ठीक, एनेलिडा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ओके, जैसे कि हम हर बार कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के देखना, ठीक है। देखो, एनेलिडा इज दिस काइंड ऑफ वर्म, ठीक है बेटा। ऐसे टाइप का इसके लंबी बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ओके, कैन यू सी इट? यप, अर्थवर्म टाइप है। तो क्या बोला है, एनेलिडा सच एज अर्थवर्म रिप्रेजेंट करते हैं एक नोटेबल डेवलपमेंट इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये धीरे धीरे ग्रोथ होते हैं, तो एक नोटिसेबल डेवलपमेंट इनमें हमें देखने को मिलती है कि पहले इतना था, इतना था, इतना था, फिर ये बड़ा हो गया। और ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, ये एकदम से इतना हो गया, पहले ये कितना सा था पहले इतना सा था, फिर धीरे 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 डेवलपमेंट इतनी हो गई। तो जो इससे इसका सफर है, वो नोटिसेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं हम उसको, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? देन व्हाट इट इज सेइंग, देयर बॉडीज आर सिलिंड्रिकल एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स माने दो हिस्सों में, है ना। तो इनकी बॉडी थोड़ी सी सिलिंड्रिकल है, ऐसा जो ये, एक मिनट, जो ये ऐसा घूमी सी हुई है, यूं कर्व है, इसको सिलिंड्रिकल बोलते हैं। और ये छोटे 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 सेगमेंट देख रहे हो, एक मिनट, छोटे छोटे पार्ट देख रहे हो, ये खच 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 खच, ये इनमें डिवाइडेड है, सेगमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, क्या एडवांटेजेस है, व्हाट एडवांटेजेस सेगमेंटेशन माइट ऑफर टू एन ऑर्गेनिज्म? ये सेगमेंटेशन जो इसमें है, इससे क्या फायदा हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म को? तुम्हें क्या लगता है भैया? फायदा ये हो रहा है कि ज्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर पा रहा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर पा रहा है, फायदा ये हो रहा है, डबल। Now next, observing how an earthworm moves may help you form a hypothesis. एक ऑर्गेनिज्म कैसे मूव होता है, ये चीज तुम्हें ये समझने में हेल्प करेगी। हाइपोथेसिस माने सोच सकते हो तुम इस चीज को, मतलब अभी वो प्रैक्टिकली नहीं है, बट एक हाइपोथेसिस है, एक सोच सकते हो, ठीक है। इमेजिनेबल वाली चीज है। तो ये चीज तुम्हें एक मदद करेगी हाइपोथेसिस बनाने में अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो कैसे चलते हैं, कौन से टाइप की मूवमेंट है। आपको पता है मूवमेंट भी बहुत टाइप की होती है। ऐसे चल रहा है तो एक्सियल, ऐसे कैसे कुछ होता है तो ट्विचिंग, ग्लाइडिंग, एक्सियल, अलग अलग मूवमेंट्स होती है बेटा। तो हाइपोथेसिस हमें, मतलब उनका चलने के स्टाइल से हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन से टाइप की मूवमेंट वाले बैक्टीरिया है। जी हाँ, अगर हमें पता है कि एक्सेल है तो उनकी कैटेगरी अलग होती है, वो दूसरे बैक्टीरिया होता है। हमें पता है एक्सेल एक्सेल सेट के ट्विचिंग है, वो अलग है। हमें पता है ग्लाइडिंग है, तो वो अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट को पोजेस करते हैं, तो उससे हमें पता लग सकता है, ठीक है। दे पोजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मसल्स हेल्प देम इन लोकोमोशन, उनके अंदर जो मसल है वो किस चीज में मदद कर रही है, ये देखो, ये पूरी मसल है, ये किस चीज में मदद कर रही है, ये इनके लोकोमोशन में मदद कर रही है। लोकोमोशन माने चलना फिरना, ठीक है। एंड नर्व कॉर्ड हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, भाई उनमें नर्व कॉर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, उनमें नर्व कॉर्ड्स भी होते हैं, पूरा एक सिग्नल ही जा रहा है इनका भी, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह इनका जो ये सिग्नल जा रहा है नर्व्स के थ्रू, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इसका आप डाइसेक्शन करो अगर, ये देखो, ये एनिलिडा का डाइसेक्शन है, ठीक है। नर्व और कॉर्ड जो है जा रही है ना पीछे, ये सारी चीजें, ठीक। तो नर्व कॉर्ड मदद कर रही है के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ओके। सेगमेंटेशन अलाउ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। सेगमेंटेशन जो है, छोटे छोटे भाग है इसकी बॉडी पे, ये किस चीज में मदद कर रही है बेटा? ये मदद कर रही है हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल होने में और एक अच्छी मूवमेंट और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। बॉडी कैविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन देम। बॉडी कैविटी का मतलब खाली जगह, सिंपल। बॉडी कैविटी का मतलब और कुछ नहीं होता है, खाली खाली जगह प्रेजेंट है ना, इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी, ठीक। फिर आ जाते हैं हम एर्थ्रोपोडा। एर्थ्रोपोडा क्या होता है बेटा? ये एर्थ्रोपोडा, आइयो माँ, आइयो मार्गो, एर्थ्रोपोडा, देखो, एर्थ्रोपोडा में ना ज्यादातर होगा, जैसे बग होगा, बीटल होगा, क्रैब होगा, है ना, बटरफ्लाई होगा, एंट होगा,
तो ज्यादातर ही चलने वाले एर्थ्रोपोडा इनको ही बोलते हैं। देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग क्या इसकी डेफिनेशन है बेटा। जॉइंट अपेंडेजेस एंड एक्सटर्नल स्केलेटन, मतलब जिनका बाहर हमें जिनकी बोन्स विजिबल होती हो और जिनके लिम्ब्स हो, हाथ पैर जुड़े हुए दिखते हो। जैसे एर्थ्रोपोडा, एर्थ्रो मीन्स लिम्ब्स, एर्थ्रो मीन्स हाथ पैर, और पोडा मीन अपेंडेजेस, ठीक है, जुड़ा हुआ। तो जिनके हाथ पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं, है ना, स्पाइडर होते हैं, इन सब के हाथ पैर जुड़े हुए होते हैं, देख रखा है आपने ऑलरेडी। क्रैब, इंसेक्ट, स्पाइडर, ये सारी चीजें एरिथ्रोपोडा में आती हैं। ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है, अगर ये रहा क्रैब, ठीक है, तो ये है। दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी विद डिफरेंट सेगमेंट्स स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन। उनके बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के सेगमेंट्स हैं, अलग अलग प्रकार के हिस्से हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कोई चीज किस चीज में मदद कर रही है, कोई चीज किस चीज में मदद कर रही है, माने उनकी पूरी बॉडी में जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वो फंक्शनल है, हेल्प करती है। ए डिफाइनिंग स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एरिथ्रोपोड्स इज द डेवलपमेंट ऑफ हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन। बेटा दो चीजें होती है, ठीक है, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब ऐसे जानवर जिनके अंदर हड्डी हो, जैसे हम, जैसे गाय, जैसे भैंस, बफेलो, काओ, ह्यूमंस, हम लोगों में अंदर हड्डी होती है, बाहर दिखती है भैया, बाहर थोड़ी दिख रही है, तो खाल है ना, इसके अंदर है हड्डी, राइट। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जिनके बाहर हड्डी दिखती है, वो कॉकरोच होता है। वो कॉकरोच के अलावा टर्टल भी होता है। टर्टल एंडो और एक्सो दोनों में आता है, क्योंकि उसके पैर की इधर भी हड्डी दिखती है और उसके शेल के अंदर भी हड्डी होती है, तो दोनों में आता है वो, ठीक है। तो इस वजह से बेटा इनका हार्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है एर्थ्रोपोड्स का, ये सारे इसी वजह से। देखिए स्कॉर्पियो होता है, स्कॉर्पियो का बाहर का शेल जो देख पा रहे हो आप लोग, बाहर का शेल इसका इसी वजह से दिखता है, ठीक है, वो शेल एक्सटर्नल बोन है। गॉट माय पॉइंट। इतना समझ में आ गया? आई होप इतना आ गया हो। आई होप, आई होप, आई होप। रिजिड एक्सटर्नल कवरिंग बाहर की कवरिंग है, ठीक है। व्हाट एडवांटेज कैन दी आउटर कवरिंग प्रोवाइड? अब मेरे को एक सिंपल बात बताओ, एम आई विजिबल? यप। मेरे को एक सिंपल चीज जाननी है आप लोगों से, कि जो बाहर की कवरिंग होती है, बाहर की हड्डी है उनकी, वो उन्हें किस चीज में प्रोवाइड, किस चीज में मतलब मदद कर रही है? आपको क्या लगता है किस चीज में मदद कर रही है? बेटा सिंपल सी बात है। ये मान लो एक्सोस्केलेटन है बाहर का, अगर मैं इस पे ऐसे मारूं तो मेरे पेन डैमेज नहीं हो रहे, ये डैमेज हो रहा है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, सिंपल एज दैट। विल नॉट मेक इट लाइक टू कॉम्प्लेक्स, तो इस वजह से बिल्कुल सिंपल रखेंगे। दिस आउटर कवरिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन, रिड्यूसेस वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, और पावरफुल मसल्स को सपोर्ट कर रही है। भैया बाहर ही अगर स्केलेटन सिस्टम होगा, जैसे पीछे हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में आई गेस, पाइंस, है ना, जिनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर वगैरह नहीं चाहिए होता, वो खुद से उग सकते हैं, ठीक है, उनके कोन्स पे आता है फ्रूट भी। तो इसी वजह से उनको बाहर से कोई भी चीज आ रही है तो सेफ्टी प्रोटेक्शन मिल रही है, उनके कोन शेप की वजह से, बाहर का सॉलिड उनका स्ट्रक्चर है, रिजिड है, है ना। तो इस वजह से प्रोटेक्शन मिलता है भैया। वाटर लॉस वो भी रिड्यूस करते हैं, जो पानी होता है अपने अंदर थोड़ा सोख लेते हैं, पानी को बाहर नहीं जाने देते ज्यादा, पावरफुल मसल्स होती है, और ये अलाउ करता है ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में, मदद करता है ड्राई कंडीशंस में भी या दूसरे एक्सपोज एनवायरनमेंट्स में भी, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉरीफेरा, जो ये पानी में होते थे, और ये 24 लीटर, 24,000 लीटर पानी को फिल्टर कर सकते हैं। ये किनीडेरिया, किनीडेरिया पढ़ा था हमने, क्या इसका कल हमने प्रोनाउंसिएशन देखी थी, इफ आई एम रॉन्ग तो देख लेना, किनीडेरिया था ये, जेलीफिश टाइप। ये भी था फिर, है ना। पाई हाइथेलमन्स, क्या क्या बोल रहे थे हम इसको, कल कल भी हम इसमें मजाक कर रहे थे, कल भी इस वर्ड को लेके हम बहुत मजाक कर रहे थे। देखते हैं बच्चों। प्लेथे प्लैटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस, हाँ प्लेटीहेलमिन्थस, ये पानी के अंदर होता है, ठीक है। नेमाटोडा ये वाटर वेस्ट, ये सारा कल हम पढ़ चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का
मॉल्यूस्का, ठीक है। मॉल्यूस्का क्या होता है, ऐसे ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, सच एज स्नेल्स, ठीक है, सच एज स्क्विड्स, सच एज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस स्क्विड्स स्क्विड देखा है कभी? स्क्विड देखा है कभी? विल मेक इट क्विक क्विक क्विक, हाफ ईयरली के वो है आपके, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं स्क्विड। ओके। तो स्क्विड्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, स्नेल हो गए, ये ऐसे ऑर्गन सिस्टम है, ऐसे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है इनकी बॉडी का कि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। बहुत सारे मॉल्यूस्क में डेवलपमेंट ऑफ शेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दिस सॉफ्ट बॉडी, मतलब इनके बाहर एक शेल होता है, ठोस सा हल्का सा शेल होता है, ताकि इन सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके, ठीक है। इनकी बॉडी ऐसे सेगमेंट होती है, ऐसे बटी हुई होती है कि इनका एक सर होता है और एक पूरी बॉडी और एक पूरा हम्प होता है, पूरा बीच का शरीर, देखो पूरी बॉडी और पूरा हम्प, ये पूरा बीच का शरीर। तो इनकी बॉडी ऐसे डिवाइडेड होती है। फिर रुको, प्रोनाउंसिएशन एक दो शब्द की गलत नहीं करेंगे लल्ला हम। The biological term echinodermal इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, बेसिकली जिनमें पीछे का बैक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिनमें सिर्फ स्किन टाइप होती है, जैसे स्टारफिश है। स्टारफिश में क्या क्या नाम, एक बैक सिस्टम सपोर्ट नहीं होता, तो इकाइडोमर, अबे इकाइडोमर। is pronounced okignodurmetu, phonetic, or kun. अबे देख रहे हो, देख रहे हो लड़को, इकाइनोडर्मेटा है ये। The biological term echinodermal आई नो। इकाइडोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, सच एज, इकाइनो मीन्स होता है स्पाइनी और डर्मेटा मतलब होता है स्किन, तो जिनकी स्पाइनी स्किन होती है उनको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा, जैसे स्टारफिश हो गई, ठीक है। नीचे डायग्राम देख सकते हो आप लोग, ये रहा स्टारफिश, है ना। एंड सी ऑर्चिन्स possesses a hard internal skeleton made of calcium carbonate, कैल्शियम कार्बोनेट से इनका एक हार्ड इंटरनल स्केलेटन बना हुआ होता है। ऑर्चिन सर्च कर लेते हैं क्या है। ये होता है बेटा बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये भी एक सी एनिमल है, ठीक है। ऑर्चिन, ये स्पाइन स्पाइन से इसके शेप होते हैं, इनका बीच में इनकी स्पाइन मिस होती है, बट ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और जो हॉट स्प्रिंग वाला बताया था चैप्टर नंबर 2 में मैंने, सेल में, कि हॉट स्प्रिंग होती है जो, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हुई होती है बाहर, याद करो। क्यों होती है कमेंट करो। Although they lack a notochord, this internal skeleton provide them protection and control movement। भैया देखो, although उन पे एक नोटोकॉर्ड नहीं होती, माने स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, इस वजह से उनकी फ्लेक्सिबल बॉडी, इस वजह से उनकी फ्लेक्सिबल बॉडी उनको प्रोटेक्शन और कंट्रोल्ड मूवमेंट प्रोवाइड करती है। uh, their body organization quite like that, a more of a complex animal showing a gradual shift toward internal skeleton support। उनकी बॉडी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स है कि स्पाइन सिस्टम बैक सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी कर पा रहे हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह ग्रेजुअल शिफ्ट दिखा पा रहे हैं वो, ठीक है। उनका इंटरनल एनाटमी ऐसी है, इतनी प्यारी है, इंटरनल स्केलेटन सपोर्ट उनका इतना अच्छा है कि वो मूवमेंट दिखा पा रहे हैं। लुकिंग अक्रॉस इंटरवर्टिब्रेट्स, इंटरवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, फास्ट 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 फास्ट, फ्रॉम स्पॉन्जेस टू इकायोडर्मस, ठीक है। एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर शोन अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर हम बहुत बेसिक वाले जो हमने शुरू शुरू में पढ़े थे, स्पॉन्जेस जो पानी में वो एब्जॉर्ब कर रहे थे 24,000 लीटर, या फिर ये वाले एनिमल अगर हम देख ले, बॉल वाला जो अभी हमने देखा, जिसका क्या नाम था, इकाइनोडर्मस, इकाइनोडर्मस था ना। हाँ, तो ये सारे, और ये सारे ऑर्गेनिजम्स हमें क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनती जाती है इनकी बॉडी। कोई स्पाइन पे सर्वाइव कर रहा है, कोई बिना स्पाइन के सर्वाइव कर रहा है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करता है, कोई एक जगह रहता है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी है इन ऑर्गेनाइजेशंस में। न्यू स्ट्रक्चरल फीचर्स इंप्रूव फीडिंग मूवमेंट प्रोटेक्शन,
जो जो नए नए स्ट्रक्चर आते जा रहे हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं। एक तो भैया फीडिंग में हेल्प मिल रही है एनिमल को, मूवमेंट में हेल्प मिल रही है और प्रोटेक्शन में हेल्प मिल रही है, ठीक है। बट ऑफन इंट्रोड्यूस न्यू चैलेंजेस, इनके लिए नए नए खतरे आते ही रहते हैं बेटा स्टिल, ठीक है। ये सारी चीज एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी है, हमारे इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी है, ये सर्वाइवल को कैसे एक्सप्लेन कर रही है डाइवर्सिटी, ये हमें समझने में मदद मिलती है कि इतना बड़ा वर्ल्ड है। अगर हम छोटे छोटे जीव जंतुओं को पढ़ेंगे तो उनके एंसेस्टर्स के बारे में पता लगेगा, उनका नेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका अर्थ पे क्या काम है, किस चीज में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कब वो मरते हैं, मरने के बाद उनका क्या होता है, तो सारी चीजें पढ़ने में हमें मदद मिलती है एक डाइवर्सिटी की वजह से। तो करोड़ों डाइवर्सिटी है बेटा अर्थ पे जो हम आज तक ढूंढ चुके हैं, इसलिए हम इतने एडवांस हैं, ठीक। प्रोटोकॉर्ड्स, प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं भैया? जिनमें नोटोकॉर्ड्स होता है, मतलब जिनमें हड्डी होती है, पीछे वाली सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे एम्फिफिक्स, दिखा देता है मैं तुम्हें, आए कॉपी नहीं हुआ गाइज, ए गाइज, ए गाइज, कॉपी नहीं हुआ गाइज, ये देखो। एम्फिफिक्स ऐसा एक एंशियंट मरीन एनिमल होता है बेटा, ठीक है। बहुत 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 पहले पाया जाता है, बहुत पहले पाया जाता था, ये एंसेस्टर वाली टाइप चीज हो जाएगी बहुत। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनमें, यूजुअली एक सपोर्ट सिस्टम या, आई एम रियली सॉरी, छींक दिया मैंने सबके सामने, शेम शेम, सॉरी। तो प्रोटोकॉर्डेट्स भैया जिनमें होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो पोजेस करते हैं एक नोटोकॉर्ड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ, हर किसी में एक ना एक बार तो किसी की कोई से भी स्ट्रक्चर में देखोगे तो एम्फिफिक्स अभी जो मैंने दिखाया गूगल पे, इनमें होती ही होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इंटरनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं बिना मूवमेंट को रोके हुए। और एक क्रूशियल चेंज आता है बॉडी में, अगर हमने ये क्रूशियल चेंज को पढ़ लिया कि जिनमें स्पाइन नहीं थी और जिनमें अभी स्पाइन आ गई, ना से हाँ की तरफ जा रहे हैं हम, तो हमें बहुत सारी रिसर्च करने को मिल जाएगी इन एनिमल्स पे, ठीक है। ये ऐसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमें मदद करते हैं कैसे एक जानवर जो था, इतनी कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर था, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं था और अब इतना इजी हो गया, तो हार्ड से सिंपलर फॉर्म पढ़ने में मदद मिलती है हमें। वर्टिब्रेट्स, एनिमल विद अ बैकबोन, उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं जिन पे रीढ़ की हड्डी हो। तो जिन एनिमल्स पे रीढ़ की हड्डी होती है भैया, उनकी इंटरनल प्रोटेक्शन रहती है। जैसे रिब्स है मेरे यहाँ पे, मेरे पसली है, अगर मेरे को यहाँ मारेगा तो बेटा हार्ट को मेरे हार्ट को क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। मेरे सर पे मारेगा, हड्डी है बाहर, मेरे ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलेगी। मेरे इधर मारेगा तो थोड़ा सा बायलेटरल होती है किडनी, मतलब साइड साइड की तरफ होती है, हल्का सा नीचे, बट स्टिल प्रोटेक्शन मिलेगी, है ना। तो इंटरनल ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वाइटल माने इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सच एज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये एक इतनी बड़ी लार्जर बॉडी है, मतलब ये इतनी बड़ी लार्जर बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है बाय बोन्स या बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हमें समझने को देखने को मिलता है बेटा ऑर्गन सिस्टम्स का। और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, वो हमें, अगर तुम्हें पता है किसी की रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा चोट आ जाती है तो कभी कभी पैरालाइज हो जाता है, ऐसा क्यों? पैरालाइज बेटा वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसकी सेंसिंग एबिलिटीज या सेंसरी एबिलिटीज गायब हो जाती है, अब उसको कुछ फील नहीं हो रहा। अब उसको एकदम चाय उसका हाथ डल गया ना एकदम गरम गरम चाय में, तो भी उसका यूं रिएक्शन नहीं आएगा, उसको कुछ इतना फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेंसरी सिग्नल वॉलेंटरी मूवमेंट्स पे अब कंट्रोल नहीं रहा उसके, जो वो खुद कर सकता है। अब वो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो जाती है, ब्रेन फंक्शनिंग डिक्लाइन हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है। वर्टिब्रेट्स हमारे क्लासिफाइड होते हैं 5 चीजों में, ठीक है। मतलब 5 ग्रुप ऑफ एनिमल्स पे ये चीज होती ही होती है भैया, जैसे फिश है, एम्बिफियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है ना। तो ये एक ब्रॉड पैटर्न है, मतलब ये कहाँ रहते हैं, क्या कवरिंग है, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इससे डाइवर्सिटी समझने में हमें बहुत मदद मिलता है, बहुत मदद मिलता है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, हाउ डू फॉरेस्ट विद रिच एंड हाईली डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा का मतलब होता है मेरे लाल प्लांट, और फोना का मतलब होता है बालक एनिमल। तो प्लांट और एनिमल हो जिस घने जंगल में, हाईली डाइवर्स जंगल में, तो वहां पे जानवर और
पौधे कैसे काम कर रहे हैं एक बैरियर की तरह, और ये डिजास्टर कैसे नहीं आने दे रहे, ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि ये जंगल को बचा के रख रहे हैं। तो भैया जंगल में बहुत तरीके के एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, जो कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल बैरियर होते हैं, जो कि हमारे नेचर को बचाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखा है? एक मिनट रुको। इसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस पेड़ जितना ज्यादा होगा ना, जितनी ज्यादा जनसंख्या में ये पेड़ होगा, उतने ज्यादा डिजास्टर के चांस कम होंगे। इस वजह से 1999 1999 में ओडिशा में एक साइक्लोन आया था, हवा का बवंडर, वो बहुत सारी चीजें बर्बाद करके चला गया था। ठीक है, पर यहाँ ये क्या बोल रहा है, यहाँ ये बोल रहा है, मतलब मेरी बात उल्टी थी। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जिस विलेज में ज्यादा मैंग्रोव्स के पेड़ होंगे वहां पे थोड़ा लेस डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, जैसे रिच बायोडाइवर्सिटी जनरली कोरिलेट विद लोअर टिक बॉर्न डिजीज रिस्क। लोअर बॉर्न टिक बॉर्न डिजीज क्या होता है? एक पैरासाइट होता है। ठीक है, तो जिस जंगल में ज्यादा मैंग्रोव के पेड़ होंगे वहां पे पैरासाइट वाला रिस्क कम होगा। इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, बायो मतलब डाइवर्सिटी एक्ट एज अ बायोलॉजिकल बैरियर अगेंस्ट मंकी फीवर। ठीक है, केएफडी डिजीज बोलते हैं इसको, काइसनोर फॉरेस्ट डिजीज, मतलब ये बुखार हो जाता है बंदरों को, वो वाली चीज है। ठीक है, तो मंकी फीवर है, बंदरों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक क्रॉनिक डिजीज है बेटा ये। ठीक है, तो जिस घने जंगल में मैंग्रोव के पेड़ होंगे वहां ये सारे रिस्क कम होते हैं। ठीक है, उसका अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन होता होगा। और ये जो डिजीज होती है ना, ये ज्यादातर एक होस्ट सेल चाहिए होती है इस डिजीज को रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब बॉडी में जगह बनाएगी ये पहले, और फिर बॉडी में फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। पर बॉडी में जगह कैसे बनाएगी अगर कोई जानवर की बॉडी ही नहीं मिलेगी? ठीक है, तो इस वजह से उसको बॉडी मिलना जरूरी है, बॉडी मिलेगी तभी रेप्लिकेट कर पाएगी भैया। कुछ कुछ एनिमल्स की बॉडी में रेप्लिकेट नहीं हो पाता, कुछ कुछ के में हो जाता है, जिसके में हो जाता है वो शिकार हो जाता है, जिसके में नहीं होता वो बच जाते हैं, सिंपल। डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फॉरेस्ट सॉइल एंड प्लांट रूट एब्सॉर्ब ट्रांसफर और ब्रेक डाउन पॉल्यूटेंट। भाई अगर इतने करोड़ों टाइप की प्रजाति होगी ना पेड़ की, तो बाहर से जो पॉल्यूशन आ रहा है वो सीधा सीधा बचाएगा। पेड़, इतने सारे पेड़ हमें पॉल्यूटेंट या गंदी गंदी चीजों से बाहर की बचाएंगे। ठीक है, और उनको ब्रेक डाउन कर देंगे पॉल्यूटेंट को, या ट्रैप कर लेंगे अपने पत्तों में। ठीक है, या सॉइल में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो हमारा अर्थ बेसिकली साफ रहेगा। इससे वाटर क्वालिटी भी इंप्रूव रहती है, इकोसिस्टम भी नेचुरल बैलेंस मेंटेन है। और जो मैंग्रोव का सॉइल होता है वो ट्रैप कर लेता है सेडिमेंट और हैवी मेटल्स को, जिससे कि पॉल्यूशन वगैरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता, ना ही रिवर में जाता। समझ आ गया? अडेप्टेशन as outcome of structural change. Diversity seen in animal today are outcome of changes in the body structure over the long period of time. आज जो तुम डाइवर्सिटी देख रहे हो, जो लाखों प्रकार के पेड़ देख रहे हो, एनिमल देख रहे हो, ये आज की देन नहीं है, ये करोड़ों साल से एवोल्यूशन और वेरिएशन के थ्रू आया है। ठीक है, जैसे फिन्स और गिल्स होते हैं मछली में, जिनकी मदद से वो सांस लेती है पानी में। जैसे फेदर और होलो बोन्स होती है, जिसकी वजह से एक पंछी उड़ पाता है, मतलब बहुत ही लाइट फेदर है जिसके उड़ पा रहे हैं, और होलो बोन है, बिल्कुल खाली खाली हड्डियां हैं जिनकी वजह से वो उड़ पा रही है। जैसे फैट स्टोरेज होता है कैमल में फैट स्टोर हो सकता है। और पोलार बियर जो ठंड में रहता है, उसके बाहर का जो खाल है बहुत ज्यादा थिक होगी, जिससे ठंड से बचा रही है। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार की प्रजातियां। और मैमल्स, मैमल्स जो मेमोरी ग्लैंड से किसी बच्चे को दूध पिला सके, दूध पिला सकते हैं, तो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा बच्चे को, तो बच्चे की सर्वाइवल के चांस बढ़ते रहेंगे, राइट। तो यही सारे फीचर हमें इंटरकनेक्ट करते हैं एक बायोडाइवर्सिटी से, कैसे डिफरेंट एनिमल्स पे वर्टिब्रल कॉलम था, कैसे नहीं था, कैसे उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ सकते हैं, कैसे नहीं बढ़ सकते, कौन से एनिमल या प्लांट एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, पाइन वाला एग्जांपल। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एनिमल की डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितनी करोड़ों प्रकार की प्रजातियां और वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे रही हैं जंगलों में, इकोसिस्टम में, फूड चेन में, है ना। एक वाइड रेंज ऑफ बॉडी है बेटा ऑर्गेनिजम्स की, जो कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकती है। अब आता है हेरार्किकल, हेरार्किकल बोलते हैं वैसे तो, हेरार्की बोलते हैं, हेरार्की नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब एक, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, ये हेरार्किकल सिस्टम है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या इससे ऊपर मैं हूँ, इससे ऊपर मैं हूँ, इससे ऊपर मैं हूँ, इससे ऊपर मैं हूँ। तो ये हेरार्किकल सिस्टम होता है। तो इसमें बोला है कि भैया पहले किंगडम आ जाएगा। किंगडम मतलब वो एनिमेलिया है, प्लांटिया है, फंगाई है ना। ये सारी चीज हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, एनिमेलिया है, प्लांट है, फंगाई है, कौन सा, 5 टाइप के किंगडम बताए थे आपको, आप लोगों को याद हो तो।
ठीक है। तो पहले एनिमल है, फंगाई है, प्लांटिया है, कौन सा है ये डिस्कस करना जरूरी है। एक मोनेरा भी बताया था, याद हो तो, है ना, यूनिसेलुलर वाला। फिर आता है फाइलम। फाइलम का मतलब होता है क्या उनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, नहीं है, कॉर्टेडा बोलते हैं जिसको। तो पहले किंगडम, एनिमेलिया, प्लांटिया, फंगाई, मोनेरा, या एक और होता है वो देख लेना। फिर फाइलम माने उनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, नहीं। फिर क्लास, क्लास माने क्या होता है, मैमल्स है वो कौन से प्रकार की, स्पीशीज क्या है एनिमल या प्लांट की। फिर उनका ऑर्डर, ठीक है, मतलब वो कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, क्या है। फिर उनकी फैमिली, कौन से उससे वो बिलोंग करते हैं। फिर जेनस, जेनस मतलब पहला नेम। जैसे मेरा नाम है निखिल, मैं अपना रियल नेम नहीं बता रहा आपको, एक एग्जांपल, जैसे मेरा नाम है निखिल शर्मा, तो निखिल मेरा नाम है जेनेस, ठीक है। और शर्मा होता है पीछे का नाम, इसको बोलते हैं बायो नोमेनक्लेचर। बायो माने दो, नोमेनक्लेचर माने नाम देना। तो पहले वर्ड को हमेशा जेनेस बोलते हैं, याद रखना, क्लास 11th में पढ़ोगे, पहले वर्ड को क्या बोलते हैं, जेनेस, ठीक, जेनेस। तो स्पीशीज कौन सी है एंड में आके भैया, जैसे मैं बोल दूं पैंथेरा टाइग्रिस, तो पैंथेरा से आपको समझ आ रहा होगा पैंथर। अब भैया पैंथेरा क्यों बोल रहे हैं, यही अगला कदम है, यही बता रहा हूँ, टेंशन ना ले। इस अरेंजमेंट को देख के ऐसा लगता है घर का किसी का एड्रेस हो, पर घर का ये एड्रेस नहीं है। यही चीज हमें आइडेंटिफाई, कंपेयर और एग्जैक्टली एक्यूरेटली समझाने में मदद करती है एक दूसरे के रिलेशन। जैसे देखो किंगडम एनिमलिया है ना, मतलब कौन सा है, एनिमल है, प्लांट है, फंगाई है, मोनेरा है, कौन सा है। फिर फाइलम आता है, क्या उसमें स्पाइनल कॉर्ड है, नहीं है, कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा है ना। फिर सब फाइलम, उसकी एक वैरायटी आती है, वर्टिब्रा उनमें है, नहीं है, कॉलम मतलब स्पाइनल कॉर्ड। फिर क्लास आता है, एक वो मैमेलिया है, कौन से हैं। फिर माय गॉड, फिर ऑर्डर आता है, वो कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, हर्बीवोरस है। फिर भैया तुम्हारा फैमिली, उनकी कौन सी वाली फैमिली है वो जानना पड़ेगा, ये सारे इससे देखोगे अभी तुम। जेनेस, उनका पहला नेम क्या है, उनकी स्पीशीज क्या है। पहला नेम हमेशा आगे आता है, स्पीशीज हमेशा पीछे आती है, इसको बोलते हैं बायोनोमेनक्लेचर, ठीक। जैसे देखो, ये स्पीशीज है, ये जेनस है, ये नाम है पहला, पहला नाम पेंथेरा। और जो स्पीशीज होती है वो पीछे आती है, पी टाइगरस, तो पेंथेरा पी टाइगरस, ठीक। जैसे फैमिली क्या है इसकी, फेलेडिया, ये इसकी फैमिली है। इनका ऑर्डर कार्निवोरा, मतलब क्या खाते हैं लोग। फिर इनकी क्लास मेमिलिया, है ना। मेमिलिया माने वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने बच्चे को या नहीं। कौन से टाइप के एनिमल है, डिपेंडेंट वाले खुद से मिल्क बनाते हैं, मेमरी ग्लैंड्स है, नहीं, वर्टिब्रेट्स, वही चीज है, कॉर्डेटा बता चुका हूँ, एनिमलिया बता चुका हूँ, ठीक। यही चीज प्लांट के साथ है। अच्छा, मैं ये नहीं बताऊंगा, तुम लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, इस वाली चीज को पढ़ के आओ प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज प्लीज। खुद से पढ़ोगे ना यार, प्लीज चैट जीपीटी पे डालो, इतना सा क्या है, खुद बता देगा वो। सेम चीज है कि फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जेनस है, स्पीशीज है। उनकी स्पीशीज कौन सी है, ये फूल की ये वाली स्पीशीज है। जेनस मतलब पहला नाम उसका, पहला नाम क्या है, फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्डर देखना पड़ेगा हमें उसका, ठीक है। मतलब वो कौन से टाइप का वो है प्लांट, हर्बीवोरस खा सकते हैं उसे, कौन से खा सकते हैं, कैसा प्लांट है, उसकी क्लास देखनी पड़ेगी, ऐसा करके, ठीक है। बताया था, बायोनोमियल सिस्टम बोलते हैं इसको, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे टाइगर को हिंदी में बोलते हैं बाघ, ओ बाघ आ गया, बाघ आ गया। तमिल में बोलते हैं पुली, ओ पुली आ गया, पुली। इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर, देयर इज अ टाइगर, देयर इज अ टाइगर। फ्रेंच में बोलते हैं टाइगरा, टाइग्रे, ठीक। तो जब इतने इतने वर्ल्ड में, माने इतने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्टेंस है एक उसकी, तो हमें कैसे पता लगेगा इसका एक ही नाम है। तो यही चीज को साइंटिस्टों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक नाम रखा, नोमेनक्लेचर। माने उसका एक नाम होगा कोई भी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होगा। तो नोमेनक्लेचर हर चीज का डिफरेंट होता है, जैसे हम केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, है ना। तो एक यूनिवर्सल सिस्टम रख दिया हमने उनका, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल, बायो मतलब दो, दो शब्दों का नोमेनक्लेचर, एक जेनस एक स्पीशीज, ठीक। इसको कार्लेस नेनेस ने इंट्रोड्यूस करा था, कार्लियोस नेनेस ने 18 सेंचुरी में। इनके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट होने चाहिए नाम के, चाहे वो लैटिन में लिखे हो या लेटिनाइज फॉर्म में लिखे हो, ठीक है। जैसे टाइगर को हम कॉमन नेम तो टाइगर है, बट वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्ट है ना बेटा टाइगर का, हम वो बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। मैंगो, आम, आम को हमेशा बोलते हैं मैंजिरा इंडिका,
ये क्लास 11th में मैंजिरा मैंजिफेरा इंडिका। एम इसमें कैपिटल होना चाहिए और लास्ट का देखो, जेनेस जो पहला वर्ड है उसका पहला शब्द कैपिटल होना चाहिए, जो स्पीशीज है उसका पहला शब्द छोटा होना चाहिए, ठीक। तो इसमें कैपिटल है ये रहा, और इसमें छोटा है ये रहा, सिंपल। इसमें भी देख पी कैपिटल है ये रहा, और इसमें छोटा है टी ये रहा, तो रूल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पहला वर्ड पैंथेरा या मैंजिफेरा नेम है जेनेस, दूसरा नेम है स्पीशीज टाइगरस या इंडिका, ठीक। जेनेस हम बोलते हैं भैया उसका नाम क्या है, उसका कॉमन फीचर क्या है, और जो उसका दूसरा नाम होता है स्पीशीज होती है उसकी, वो उसका पूरा नेम को इंडिकेट करती है, ठीक है। जैसे टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर को बोलते हैं, पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं, ठीक है। उनका जेनेस है क्योंकि ये पहला नाम है। पैंथेरा रोरिंग कैट्स होती है, पॉसिबिलिटी पॉसेसिंग द एबिलिटी ऑफ रोर, मतलब ये घुर्रा सकती है, ऐसे करके घुर्रा सकती है पैंथेरा, है ना, टाइगर। हैव सिमिलर स्कल स्ट्रक्चर, उनका खोपड़ी भी एक जैसी दिखती है, चार पैरों पे चलते हैं सब लोग ही। तो स्पीशीज नेम उनका इंडिकेट करती है, जो पीछे का नाम है, पीछे का नाम है पैंथेरा टाइग्रेस, मेंजिफेरा इंडिका। आम है मेंजिफेरा इंडिका, कोई जानवर नहीं है, मैंगो लिखा है इसलिए वहां, ठीक है। तो ये स्पीशीज नेम इंडिकेट करती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, जो कि कंसिस्ट होते हैं अलग अलग कैपेबल इंटरब्रीडिंग के, ठीक है, और ये अपने बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग भी पैदा कर सकते हैं, और साथ में मिलके एक जेनेस और स्पीशीज दोनों एक यूनिक चीज आएंगी अगर एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ तो, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो। तो दो नेम होते हैं, रूल सिंपल है, जेनेस जेनेस और स्पीशीज। पहला नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जब दूसरा नाम आए उसका वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक नेम कहीं भी अगर इटैलिक्स में रिटर्न ऐसा अंडरलाइन हो ना, तो समझ जाना वो इटैलिक्स में है, समझ जाना इटैलिक्स में लिखा गया है वो, अगर हैंड रिटन है या फिर अंडरलाइन, ओ बाप रे, चूहा है, अंडरलाइन है या इटैलिक्स में प्रिंटेड है तो, ठीक है। देखो, हाँ, वो जो पांच किंगडम बता रहे थे ना, एनिमेलिया, प्लांटिया, मोनेरा, और क्या था, फंगाई, लास्ट वाला था प्रोस्टा, है ना, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है, याद आ गया मेरे को। पांच किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू द प्रीवियस सिस्टम। पहले इतने समझ लेते हैं, पांच अलग अलग सिस्टम हुए, मोनेरा, प्रोस्टेडिया, फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया, पीछे पढ़ के आ चुके हैं हम सारी चीजें क्या है। तो ये सारी चीजें मिलके भी बेटा बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वर्ल्ड हमारा इतना वास्ट है, ये कहना चाह रहा है। हम माइक्रोस्कोप से देख ले चीजों को, हम जेनेटिक स्टडी कर ले उसके, हम कंपेयर कर ले डीएनए लेवल पे, बट ये चीजें अपने आप में ही इतनी वास्ट है कि इसको हम डिटेल में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जितना खोजोगे उतना जानोगे, सिंपल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर डीएनए आर कंसिडर्ड टू हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब जिनका सिमिलर डीएनए होता है हमसे, हम उनको पूर्वज मानते हैं, इसलिए हम बंदर और चिंपैंजी को अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि उनका ब्लड हमसे, उनका डीएनए हमसे 99% मैच होता है। क्या होता है, 99% मैच होता है, ठीक है। तो एक बंदा था, कार्ल होज, इसने प्रपोज की थी तीन डोमेन सिस्टम की चीज कोई, जिसमें पहला बैक्टीरिया है, दूसरा आर्काई है, दूसरा यूकेरिया है, ठीक है। इस सिस्टम ने माइक्रोस्कोपिक लाइफ को रिप्रेजेंट करा, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्सली दिखा, और बाद में ये बहुत ज्यादा बिलीव भी करा गया तीन सिस्टम के बेस पे। खैर वो आपका इतना काम का नहीं है, उसको मत देखो, ठीक है। देखो, व्हाई डू क्लासिफिकेशन सिस्टम कीप चेंजेस, बार बार हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, चेंज क्यों होता रहता है, क्योंकि भैया नई नई डिस्कवरी होती है तो चेंज करना पड़ता है। क्या ये ऐसा इंडिकेट करती है साइंस कैसे काम करती है, हाँ बिल्कुल करती है, नई नई चीजें आ रही है, नई नई हम ऐड ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एरिस्टोटेस एक साइंटिस्ट था, तो उसने इस चीज पे काम करा था, उसने नए ट्यूल बनाए, माइक्रोस्कोप्स बनाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बनाए, स्टेनिंग टेक्निक्स दी हमें कलर करने की, तो बाद में वो भी सारी चेंज हुई, तो इसलिए साइंस हमें मौका देती है बेटा, चेंज होती रहती है, साइंस में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, आज से आने वाले 50 साल में क्या पता कोई और चीज निकाल दे, है ना। ये डिस्कवरी हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में नेचुरल वर्ल्ड को अच्छे तरीके से,
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चेंज होती है बेटा, ठीक है, क्योंकि रिसर्च चलती रहती है, रीजनिंग चलती रहती है और चेंज होती रहती है चीजें। फॉसल एज एविडेंस का मतलब क्या है, पुराने टाइम के हमें फॉसल आज तक मिल रहे हैं क्योंकि वो प्रिजर्व हो गए थे जमीन में बहुत ज्यादा मिट्टी में अंदर जाके। वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, एक वीडियो पड़ी है, चाइना में एक डायनासोर पाया गया था, ठीक है, पूरा एकदम उसकी बॉडी प्रिजर्व है, वीडियो जाके देखना। तो फॉसल्स ही वो एविडेंस है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि भैया कौन से टाइप के पहले पत्थर एग्जिस्ट करते थे, कितने टाइम पुरानी वो मिट्टी थी, कौन कौन सी मिट्टी होती थी, उसमें कौन से प्लांट उग सकते हैं, और डायनासोर का अगर हमें स्ट्रक्चर मिल चुका है तो वो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। वाइल न्यूअर लेयर और मोर कॉम्प्लेक्स, भैया अब अगर ये नई लेयर मिलती है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी और शो करती है, क्योंकि डायनासोर पहले कैसे थे, एंशियंट टाइम पहले कैसा था, क्योंकि करोड़ों साल पहले की बात है भैया, वो मिट्टी करोड़ों साल पहले की है, उसकी वैल्यू बहुत है। तो इम्पोर्टेंट फॉसल इंडिया ने डिस्कवर्ड करे बेटा बहुत ज्यादा, ठीक है, कैसे लाइफ स्टार्ट हुई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ये सारी चीजें हमें वो फॉसल बताती है। बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट, ईच स्पीशीज लार्ज स्मॉल और मीडियम बोल सकते हो अपनी तरफ से, है ना। An important role in nature, plant produce oxygen and food. प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन एंड फूड थ्रू जाइलम एंड फोइलम। एनिमल पॉलिनेट करता है, पॉलिनेटर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। तीसरी चीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज पॉलिनेशन, डिफॉरेस्टेशन या ओवर यूज करना रिसोर्सेज का, इससे क्लाइमेट कंडीशंस पे चेंज आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, जो फोसल्स है उनको यूज करते जा रहे हैं, तो कुछ नया नहीं बचा। अब इससे हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा क्लाइमेट कंडीशन चेंज होंगी अगर आप ज्यादा पेड़ काटोगे तो। पेड़ की अहमियत आप पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में, या इस वाले लेक्चर की शुरू बीच में भी थोड़ा पढ़ाया मैंने। अगर एक स्पीशीज डिसअपेयर होती है बेटा, तो दूसरी स्पीशीज जो उस पर डिपेंडेंट थी वो भी इवेंचुअली डिसअपेयर हो जाएगी, क्योंकि शेर डिपेंड है हिरन पे, हिरन ही मर गया तो शेर खाएगा क्या, या सारे जानवर ही मर गए तो शेर खाएगा क्या, शेर भी मर जाएगा, सिंपल है। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है वैसे, देयर इज अ गुड न्यूज़। When scientists discover a new organism, they compare it with the already known species. जब साइंटिस्ट एक नई स्पीशीज को डिस्कवर करते हैं ना, तो वो ये भी देखते हैं कि इसके एंसेस्टर्स वगैरह कौन थे, क्या थे, इस चीज से उन्हें रिफ्लेक्शन मिल जाती है स्पीशीज के नेम पे, डिस्कवरी पे, है ना, ये सारी चीजें उनको सीखने को मिल जाती है। एक पर्पल फ्रॉग पाया गया है, इसका नाम पढ़ लेना, ये रहा, नेसिका बेट्रकस साइहाइड्रेनेसिस, केरला में पाया गया बेटा ये, ठीक है, सहेड्री हिल्स के बाद ये केरला में पाया गया ऐसा पर्पल फ्रॉग है, ठीक है। पर्पल फ्रॉग लिव्स अंडर द मोस्ट ऑफ द ईयर एंड कम्स आउट ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून टू ब्रीड। ये सिर्फ ब्रीड करने के लिए मॉनसून के महीने में निकलते हैं, वैसे जमीन में ही रहते हैं। ये एंशियंट टाइप के फ्रॉग्स है, एंशियंट टाइम के, बहुत पुराने, लाखों करोड़ों साल पुराने फ्रॉग हैं, ठीक है। फॉसिल से जो समझा गया है वो तो यही पता लगा है कि एंशियंट टाइम के हैं, ठीक है। ये डिस्कवरी 2003 में हुई थी, जिसने साइंटिस्ट को हिला के रख दिया था, जो कि एंशियंट एम्फिबियन ग्रुप से देखने को मिला था हमें। इसकी बायोडाइवर्सिटी में बेटा नीड है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। अबे ये तो मैं तुमको पहले वीडियो में करा चुका हूँ कि वेस्टर्न घाट्स में पर्पल फ्रॉग भी मिलता है, ये तो पढ़ चुके हैं हम। जाके वेस्टर्न घाट्स की वीडियो देखना, मैंने इसका इवन वीडियो लगा रखी है मैंने, गोचू, और दूसरे पार्ट या पहले पार्ट में, जाओ जाके देखो। ये सारे रिकॉलिंग पॉइंट हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो वी डोंट नीड टू डू दिस। बचा ये आखिरी चीज, इसमें क्या है यार, ये चीज तो मैंने तुम्हें कोई होमवर्क नहीं देता हूँ, ये तो एटलीस्ट कर सकते हो। जैसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ वैसी लाइन बाय लाइन पढ़ना पसंद करोगे अपने आप से? बस एक हिरन के बारे में दे रखा है इसमें, और कुछ भी नहीं है, कहाँ पे रहता है, क्या करता है, बस। सो आई होप प्लीज यार ये कर लेना, है ना, दिस इज अ रिक्वेस्ट। आपको मजा आया हो आज, फाइनली आपका 9th क्लास का बायोलॉजी के सारे चैप्टर खत्म। 5 चैप्टर थे, बहुत मेहनत करी, एक महीना लगातार वीडियो डाली, 5 चैप्टर के 5 चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच जिन्होंने यहाँ तक सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच, ठीक है बेटा। अह, यार आप लोग काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हो वीडियो पे अभी के टाइम पे, ठीक है, डजेंट मैटर है भैया, 12-15 व्यूज अच्छे रिस्पांस होते हैं
डजेंट मैटर, अभी मेरी वीडियो पे 12 व्यूज आए, 15 व्यूज आए, मैंने कभी इस चीज़ के लिए स्टार्ट नहीं करा था वीडियो बनाना। मैंने बस इसलिए स्टार्ट करा था ताकि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को आपके साथ शेयर कर सकूं और किसी का भला हो जाए, ठीक है। इस चीज़ के पर्पज से स्टार्ट करा था, और आज इसी पर्पज से हम खत्म कर रहे हैं। अब इस चैनल पे वन शॉट आएंगे नाइन्थ के पूरे, और एक्सरसाइज कराई जाएंगी आपके हाफ ईयरली के लिए। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।